नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य से पूर्व जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद मगध, ठीक, इस मगध का उत्कर्ष हुआ, अर्थात मगध साम्राज्य ने अपने आप को संगठित किया। ठीक है, इनकी प्रमुख शक्ति थी, ध्यान रखिएगा, ठीक, लौह अयस्क। ठीक, मगध का जो क्षेत्र था, यहाँ से लोहे मिलते थे और उस लोहे का प्रयोग हथियारों के साथ साथ कृषि उपकरण के रूप में भी किया जाने लगा। उसके बाद इनका जो प्रारंभिक स्थान राजधानी था, राजगिरी या गिरिव्रज, ये प्राकृतिक दुर्ग से घिरा था, अर्थात दो तरफ पहाड़ियां थी और एक तरफ नदी था। तो ध्यान रखिएगा, बाहरी आक्रमण यहाँ होना बहुत मुश्किल था। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य के पास कुछ ऐसे भौगोलिक परिस्थिति, कुछ ऐसे परिस्थितियां बन गई कि इनका जो है, ठीक है, बाहरी दुश्मनों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाया। इन्होंने क्या किया, आसपास के क्षेत्रों को धीरे धीरे जीते और एक थोड़ा सा बड़ा सा साम्राज्य बनाए। ध्यान रखिएगा, ये तत्कालीन समय में इतना बड़ा साम्राज्य भी काफी था। उसके बाद अलग अलग शासक आएंगे, ठीक है, और इसी को, ठीक है, इस साम्राज्य का विस्तार होता जाएगा और केंद्र रहेगा मगध, अर्थात पाटलिपुत्र का जो एरिया है वो। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारा मगध साम्राज्य था, इसमें कुल मिला के 4 प्रमुख राजवंश थे, उनका शासन हुआ था। पहला था, ठीक, हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश और चौथा था मौर्य वंश। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, एक छोटा सा ट्रिक बना सकते हैं कि आपके मगध साम्राज्य में 4 प्रमुख वंश थे, ठीक, हर, शिशु, नाग, नंद, ठीक, और मौर्य। ध्यान रखिएगा, हर, शिशु, नाग, नंद, मौर्य। ठीक, सिंपल सा। ठीक, तो पहला हो गया आपका हर्यक वंश, क्लियर है। दूसरा शिशुनाग वंश, ठीक, तीसरा नंद वंश और चौथा है मौर्य वंश। हर, शिशु, नाग, नंद, मौर्य। ठीक, अब एक एक करके हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर इनका प्रचार प्रसार हुआ। तो ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश जो थे, ठीक, इस वंश के प्रमुख संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन और उदयन के बाद इनका प्रमुख शासक हुआ नागदशक। ध्यान रखिएगा, तो ये जो अंतिम शासक थे नागदशक, ठीक, और प्रारंभिक शासक थे बिंबिसार। ठीक, इनके कुल मिला के 4 शासक हुए। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक, उदयन और नागदशक, क्लियर है। इसके बाद इसी नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऐसा है कि नागदशक यानी 10 नाग, और उस 10 नाग की हत्या एक शिशुनाग ने कर दी। कहाँ कर दी? शिशुनाग ने। और क्या स्थापित किया? तो शिशुनाग वंश की स्थापना की। क्लियर है, शिशुनाग वंश ने स्थापना की। वास्तव में क्या हुआ, शिशुनाग जो है, ठीक है, नागदशक की हत्या करके वैशाली चले जाते हैं, यानी उनकी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं रहती है, कहाँ हो जाती है? वैशाली। और उसी वैशाली पे रह के वो अपना शासन करते हैं। ठीक, वैशाली के बाद ध्यान रखिएगा, शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बने। कालाशोक भी प्रारंभ में वैशाली को राजधानी बना कर रखते, फिर वो स्थानांतरित करते हैं पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप से। और कालाशोक ने जब से राजधानी बनाया है, उसके बाद से बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र जो है, ठीक, मगध साम्राज्य की राजधानी बनी रहती है। उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। इसी नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मनंद ने, ठीक है, नंद वंश की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, महापद्मनंद के बाद आया घनानंद। घनानंद के समय सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है, ठीक, और इसी घनानंद का, ठीक है, विरोध या, ठीक, कॉलेप्स हो जाता है। कहने का मतलब घनानंद का, ठीक है, टकराव हो जाता है, ठीक, चाणक्य से, और उन्हीं चाणक्य ने, ठीक है, घनानंद को समाप्त करके, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से समाप्त करके, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार ये जो 4 वंश है, ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। पहला तो इसका क्रम जान लीजिए, इसके प्रमुख संस्थापक जान लीजिए, ठीक, और अंतिम शासक हर्यक वंश का स्थापना या संस्थापक बिंबिसार ने किया था, ठीक, जबकि इसके अंतिम शासक नागदशक थे। नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे और नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मनंद जो है नंद वंश की स्थापना करता है। इसके बाद महापद्मनंद के बाद घनानंद आता है। इसी घनानंद की हत्या करके, ठीक, युद्ध में पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये एट ए ग्लांस, अर्थात एक स्लाइड में, एक नज़र में आपको ये पूरा मगध साम्राज्य की, ठीक, आपका समझिए एक संक्षिप्त रूप से विवरण है। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं केवल पहला वंश का, हर्यक वंश का। तो ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य का पहला वंश है आपका हर्यक वंश। ठीक, ये जो हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश के प्रथम संस्थापक यानी, ठीक, प्रथम राजा हुए बिंबिसार। ठीक है, चलिए, पहला हो गया
बिंबिसार। दूसरा इसी की ध्यान रखिएगा, ठीक, इसी हर्यक वंश के बाद, इसी बिंबिसार के बाद इसका पुत्र शासन करता है अजातशत्रु, फिर आता है उदायन और फिर आता है आपका नागदशक। तो ध्यान रखिएगा यहां पर केवल हमने राजा का वंश के बारे में रखा है। बिंबिसार जो है, ठीक है, बिंबिसार ने जब इसकी स्थापना किया तो इन्होंने एक नीति चलाई थी, त्रेक नीति, अर्थात विवाह, ठीक, युद्ध और मैत्री, इन तीन तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, अपना क्या किया था, राज्य का विस्तार किया था। ठीक, युद्ध को अंतिम में रखा था। पहला तो मैत्री करो, ठीक है, दूसरा तरीका था विवाह और तीसरा तरीका था युद्ध। ठीक है, तो अब इन हम शासकों के बारे में, ठीक, अलग अलग पढ़ते। तो ध्यान रखिएगा हर्यक वंश के 4 प्रमुख शासक, पहला बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन और नागदशक, इतना आप क्लियर कर लीजिए। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं स्पेशली इस हर्यक वंश के प्रथम शासक, ठीक, किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में। तो ध्यान रखिएगा हर्यक वंश का प्रथम शासक है आपका बिंबिसार। ठीक है, इसका उपनाम श्रोणिक था। ध्यान रखिएगा क्या नाम था इसका, श्रोणिक। चलिए, इसका उपनाम था श्रोणिक। इसकी राजधानी राजगृह थी। ध्यान रखिएगा राजगृह, ठीक, इसी को गिरिव्रज के नाम से भी अपन जानते हैं, गिरिव्रज। ठीक है, ध्यान रखिएगा राजगृह या गिरिव्रज, इसके बारे में, ठीक, ये आप समझ सकते हैं कि ये जो है एक तरफ नदी और दो तरफ पहाड़ से घिरा हुआ स्थल था। क्लियर है। ठीक, ध्यान रखिएगा बिंबिसार जो है ये बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक, क्योंकि तत्कालिक समय में महात्मा बुद्ध और बिंबिसार, इनका, ठीक, ये तत्कालिक समय के हैं। ध्यान रखिएगा इस समय महात्मा बुद्ध जो है, ठीक है, उनका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से चल रहा था। तो ये जो है महात्मा बुद्ध के, ठीक है, मित्र भी थे। महात्मा बुद्ध के क्या थे, मित्र भी थे। क्लियर है। चलिए, अब ध्यान रखिएगा हमने अभी चर्चा किया था कि बिंबिसार ने त्रेक नीति अपनाया था। क्या है त्रेक नीति, उस त्रेक नीति का पहला तत्व है, ठीक है, अपने पड़ोसी को साथ, ध्यान रखिएगा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सबसे पहले क्या करें, ठीक है, तो मैत्री करें। ठीक है, चलो मैत्री हो गया। ठीक है, किसी के साथ दूसरे और है जिसके पास मैत्री नहीं हो तो विवाह संबंध स्थापित कर लेते थे, तो दूसरा है विवाह। और तीसरा था अगर फिर भी कुछ ना हुआ, ठीक, ना तो मैत्री हुआ ना तो विवाह हुआ, तो उससे युद्ध किया जाता था। ध्यान रखिएगा युद्ध, अर्थात ये 3 तरीकों से अपने पड़ोसियों, मतलब अपने पड़ोसी राज्यों के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित किया, और ये जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा, मैत्री और विवाह वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने तत्कालिक समय में अपने आस पड़ोस के जो राज्य थे उन राज्यों के साथ विवाह संबंध स्थापित किया, मैत्री संबंध स्थापित किया। ठीक है, और इन्हीं प्रमुख कारणों से, ठीक है, इनका ज़्यादा विरोध नहीं होता था। ध्यान रखिएगा प्रारंभिक समय में। ठीक, उसके बाद जब अजातशत्रु आए उन्होंने थोड़ा सा युद्ध का सहारा ज़्यादा लिया। ठीक है, तो बिंबिसार का इस त्रेक नीति के बारे में आप समझ लीजिए कि इसने विवाह, ठीक, मैत्री और युद्ध के माध्यम से अपने राज्य का प्रसार किया। अब ध्यान रखिएगा इन्होंने 3 विवाह किया था। बिंबिसार ने 3 विवाह किया था, ठीक, 3 अलग अलग राज्यों के राजकुमारियों से। ठीक, सबसे पहला हम देख लेते हैं। पहला, इनकी जो पहली पत्नी है कौशल देवी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। ध्यान रखिएगा प्रसेनजीत की। दूसरी पत्नी चेलेन्ना, ठीक, ये वैशाली के लिच्छवी की प्रमुख चेटक की बहन थी। ध्यान रखिएगा। और तीसरे हैं क्षेमा। ठीक, तो ये जो 3 पत्नियां थी, ध्यान रखिएगा, ठीक, इसमें से ये जो चेलेन्ना है इसी से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अजातशत्रु का जो जन्म है चेलेन्ना से हुआ था। और क्षेमा, ठीक, ये मद्र की राजकुमारी थी। वर्तमान में मद्र राज्य या मद्र किसको कह सकते हैं आप, पंजाब को। ध्यान रखिएगा मद्र का अर्थ है पंजाब। ठीक है, तो इस प्रकार, ठीक है, किसने, बिंबिसार ने, ठीक, विवाह करके अपने आस पड़ोस के कुछ राज्यों को अपने पक्ष में किया। ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज को समझ लीजिए कि विवाह के माध्यम से भी राज्य काज में क्या किया जा सकता है, ठीक, राज्य का विस्तार किया जा सकता है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, ठीक, इनके बारे में आपको एक चर्चा कर लूं कि इनके दरबारी में थे, एक दरबारी प्रमुख थे जीवक। ये जो जीवक थे वास्तव में ये वैद्य थे। ठीक, ध्यान रखिएगा वैद्य थे। तो इनका ध्यान रखिएगा बिंबिसार का एक मित्र थे अवंती के राजा। ठीक, अवंती के राजा चंड प्रदोत, चर्चा कर लेते हैं उसी का। ठीक है, अवंती के राजा, अवंती मतलब उज्जैन, अवंती के राजा थे चंड प्रदोत। इस चीज को हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चंड प्रदोत, इस चंड प्रदोत को पांडु रोग हो गया था।
पांडु रोग, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की बीमारी है जलोदर टाइप का, पांडु रोग। और इसी को ठीक करने के लिए, ठीक है, बिंबिसार ने जीवक को कहाँ भेजा? उज्जैन भेजा। और इसका सलाह किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ठीक बिंबिसार द्वारा ठीक अवंती के राजा चंड प्रदोत को सहायता दिया गया था, ठीक है, उसको बीमारी को ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को वहां पर भेजे थे। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक, अगला है हमारा है कि इसके बाद अगला शासक, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने क्या किया? ठीक, अपने पिता की हत्या की, अपने पिता की क्या किया? हत्या। ध्यान रखिएगा, ठीक, वास्तव में बिंबिसार, इनका थोड़ा सा पिछले रिकॉर्ड बता दूं, बिंबिसार ने पहला तो जीता था अंग राज्य को। अंग मतलब ठीक आपका अंग जनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है। तो उस अंग राज्य को जीतने के बाद उसका गवर्नर बना के ठीक अजातशत्रु को वहां पर भेज दिए, ठीक है। फिर बाद में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके ठीक है मगध के साम्राज्य को हथिया लिया। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या? अपने पिता की हत्या किया, ठीक है, पिता की हत्या करके गद्दी को अपनाया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला, जैसे कि इसके बाद हम ये तुलना करते हैं कि उनके पिता का नाम क्या था? कुड़िक, अर्थात बिंबिसार कुड़िक, ये आपका श्रोणिक हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसके उपनाम के संबंध में। ठीक, बिंबिसार का उपनाम था श्रोणिक, इसका उपनाम है कुड़िक। ध्यान रखिएगा, इसका उपनाम क्या है? कुड़िक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कुड़िक, ठीक है। इसकी राजधानी जिस प्रकार, ठीक है, वहां पर राजधानी राजगृह था, यहां भी राजधानी आपका राजगृह ही रहेगा, चेंज नहीं होगा यहां पर, राजगृह, ध्यान रखिएगा, ठीक। धर्म, अब यहां पर आ जाइए अजातशत्रु के धर्म के बारे में। तो यहां पर दो मत है, मैं आपको बता दूं, ठीक। ये जो है, ठीक, वास्तव में ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु के समय, इन्हीं के समय में, ठीक है, आपका बौद्ध संगति हुआ था और उसके ये प्रमुख संरक्षक थे। और इन्हीं के राज्यकाज के 8वें वर्ष में, ठीक है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक। तो उन्होंने ही अजातशत्रु के समय में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। तो इन दो चीज़ों से आप कह सकते हैं कि ठीक है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ पर ठीक दो धर्म है, ध्यान रखिए, लेकिन संरक्षक भी थे, ठीक। तो यहाँ पर आप बौद्ध को मान सकते हैं, ठीक है। पिता की हत्या की, यह चलिए हो गया, ठीक। तो ये जो प्रमुख फैक्ट है कि इनके उपनाम क्या था? इनका उपनाम कुड़िक था, इनकी राजधानी राजगिरी थी, ठीक। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक। ये पिता की हत्या किए थे। ध्यान रखिएगा, कुछ पुस्तकों में जैन की भी मान्यता है, ध्यान रखिएगा, कुछ पुस्तक हैं वो बोलते हैं, ठीक, उनमें ये भी लिखा है कि ये जैन ठीक जैन को मत को मानने वाले हैं, ठीक है। हालांकि ये दोनों जो धर्म है, इन दोनों धर्म के प्रति सहिष्णु थे। क्लियर है? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इन्हीं के बारे में। अब ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु क्या किए थे? अजातशत्रु के जो काल है, इस काल को मगध के उत्कर्ष का काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? मगध के उत्कर्ष का काल, अर्थात इन्हीं के समय में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे इन्होंने क्या किया? ठीक, विस्तार किया था, ठीक, प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है, राज्य का। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी हमने चर्चा किया है कि महात्मा बुद्ध जो है, ठीक है, इनके शासन के, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। और उनकी मृत्यु के तत्कालिक बाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, अर्थात प्रथम बौद्ध, ठीक, गुफा, मतलब प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक, राजगृह के सतपर्णी गुफा में। इस चीज की हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, राजगृह के सतपर्णी गुफा में, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, इनका जो युद्ध है, ठीक, इन्होंने वज्जी संघ के साथ युद्ध किया था, ठीक, वैशाली जो राज्य है उनके साथ युद्ध किया था, ठीक। तो उस युद्ध में इन्होंने क्या किया था? अपने, ठीक, बहुत लंबा युद्ध चला था, तो अपने, ठीक, मंत्रियों को भेज के, वशस्कार इनके मंत्री का नाम है, तो उस मंत्री को भेज के उस गुट में फूट डलवा दिए, जिससे क्या है, वो 8 ग्रुप थे, वो ग्रुप जो है टूट गए। और कहीं जाके, ठीक, वज्जी अर्थात वैशाली के साथ इनका क्या हुआ? ठीक, युद्ध में ये जीते। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने, ठीक, उस युद्ध में 2 नवीन प्रकार के हथियार का प्रयोग किया था। जिस प्रकार बाहुबली मूवी आपने देखा है, तो 2 नवीन हथियार, ठीक है, प्रयोग करते थे। एक था आपका रथमूलस
और दूसरा है, ठीक है, आपका महाशिला कंटक। तो ध्यान रखिएगा, महाशिला कंटक का मतलब होता है, ठीक, बहुत बड़े पत्थर को, बहुत बड़े शिला को आप क्या करें, फेंक के मारें, ठीक है। और रथ मुसल का मतलब होता है रथ में, ठीक है, मुसल लगा दिए रहते थे, ठीक है, जो कि घूम के, ठीक है, व्यक्ति को आघात करता था। तो ये दो हथियार जो है बाहुबली में दिए गए हथियार जो है यही से प्रेरित हैं, ठीक है, रथ मुसल और महाशिला कंटक। तो इसका प्रयोग किसके साथ किए थे, वज्जी, ध्यान रखिएगा। और वज्जी कहने का मतलब, वज्जी तो संघ है, वैशाली कहिए, ठीक है। जब इन्होंने वैशाली को जीत लिया उसके बाद इन दोनों के मध्य क्या हो गया, ठीक, संधि हो गया, ठीक। अब यहाँ तक इनका प्रसार हो चुका है। वैशाली गणराज्य भी, ठीक है, किन के अंतर्गत आ गए हैं, मगध साम्राज्य के अंतर्गत। अब ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो यहाँ पर हमने चर्चा किया था कि इनके अवशेषों को लेकर अलग अलग, देखिए वास्तव में, ठीक, इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था और उन 8 भागों से अलग अलग स्तूपों का निर्माण किया गया था। तो उसी में से, ठीक है, राजगृह में एक स्तूप का निर्माण किया गया, किसके द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, ठीक। अर्थात महात्मा बुद्ध के, देखिए बिंबिसार भी महात्मा बुद्ध के तत्कालिक समय में थे, ठीक, और आपके अजातशत्रु के भी तत्कालिक समय में थे। बिंबिसार ने एक और कार्य किया था, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को, ठीक है, आपके वेलुवन नामक एक, ठीक है, गुफा बना के दिया था, यानी कि गुफा नहीं कहना चाहिए, वेलुवन नामक एक उद्यान बना के किनको दिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म को, अर्थात महात्मा बुद्ध को। तो ध्यान रखिएगा, वेलुवन, ठीक, एक जेतवन का भी नाम आता है, जेतवन जेत राजकुमार के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहां पर हमारा जो अगला शासक है, ठीक, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, ये जो है फिर अपने पिता की तरह अपने पिता की हत्या करता है। जैसे सीखेंगे, इन्होंने देखा है कि अपने पिता की हत्या करके मेरे पिताजी जो है शासक बने हैं, तो ये भी जो अपने पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए अपने पिता की हत्या करते हैं। अर्थात उदयन जो है अजातशत्रु की हत्या करके क्या बनता है, राजा बनता है। तो इनको पितृहंता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पितृहंता तो वो भी है, अजातशत्रु है, लेकिन इनको विशेष रूप से पितृहंता कहा गया है, ठीक। ध्यान रखिएगा, उदयन ने सबसे पहले क्या किया, ठीक, हमने चर्चा किया था कि राजगिरी राजधानी थी। ये क्या कि राजगिरी से आगे जाएंगे तो गंगा नदी तट है, ठीक, उसी गंगा नदी के तट पे पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया। किसने, ठीक, उदयन ने, और उसी को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा, शहर की स्थापना भी करता है और इसको राजधानी भी बनाता है। तो इस चीज को कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया, तो किसने किया, उदयन ने किया। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने परिवर्तित किया, तो किसने किया, तो उदयन ने किया। तो इस चीज को आप जान लीजिए, ठीक है। पाटलिपुत्र अर्थात वहां पर जो स्थल का नाम है कुसुमपुरा, ये भी नाम आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। अजातशत्रु के समय बौद्ध संगति हुआ था, ठीक। अब आ गया उदयन। उदयन जो है ये प्रमुख रूप से जैन धर्म को मानने वाले थे। इस चीज को आप विशेष रूप से जान लीजिए, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक, और संभावना भी है कि आगे पूछा जा सके। तो उदयन जो है ये जैन धर्म को मानने वाले थे। क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद हमारा, ठीक, उदयन के बाद हमारा इस वंश का अंतिम शासक आ जाएगा नागदशक। तो ध्यान रखिएगा, हर एक वंश का अंतिम शासक हो गया नागदशक, और इसी नागदशक की हत्या करता है शिशुनाग। वास्तव में वो उसका मंत्री सेनापति था और शिशुनाग ने हत्या कर दी, ठीक, नागदशक की। और क्या किया, तुरंत अपनी राजधानी को बदल के वैशाली रख लिया, ठीक है। इस चीज की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, नागदशक की हत्या क्या किसने, इसी के सेनापति शिशुनाग ने। और किस चीज की स्थापना की, तो शिशुनाग वंश की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, होता क्या, नाम ही है शिशुनाग। बच्चे लोग क्या करते हैं, किसी को मारते हैं तो भाग जाते हैं, मतलब ठीक, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अपने दोस्त के घर में रहेंगे, बाद में आएंगे। तो इसने भी वही किया, मतलब शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर ली। उसके बाद वो तत्कालिक उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चला गया, ठीक है। और कहाँ चला गया, ये वैशाली चला गया। ध्यान रखिएगा, वैशाली, और वैशाली को अपनी राजधानी बना के वहीं से राजकाज करने लगा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गए नागदशक। नागदशक को पुराणों में दशक के नाम से भी संबोधित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नागदशक को, और मतलब पुराणों में नागदशक को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, ठीक, दशक के नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, अब हम पढ़ते हैं, ठीक, अगला वंश। तो नागदशक के बाद हमारा अगला शासक हो गया शिशुनाग। तो शिशुनाग ने ठीक शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो अब हम पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। क्लियर है।
तो शिशुनाग वंश के प्रथम शासक कौन हो जाएंगे? ठीक, तो खुद शिशुनाग हो जाएंगे। अब ये जो शिशुनाग है, इस शिशुनाग की प्रथम राजधानी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, वैशाली। ठीक है, ये क्लियर है, तो वैशाली क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य का जो विस्तार है, ठीक, कहाँ तक हो गया? अब मालवा से बंगाल तक हो चुका था इसके शासन काल में। ठीक, बंगाल में कौन सा पड़ता है? अंग महाजनपद। ठीक, और मालवा अपना अवंती। तो ध्यान रखिएगा, लगभग अवंती से लेकर, ठीक है, अंग तक, ठीक, मगध का राज्य हो गया। क्लियर है? ठीक, तो शिशुनाग का जो शासन था बहुत कम समय तक था। इसके बाद इसका पुत्र जो है शासक आता है, ठीक, कालाशोक। ये जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इस चीज को ध्यान रखिए। कालाशोक जो है, कालाशोक को अन्य नाम है, इसको काकवर्णी के नाम से भी जाना जाता है, काकवर्णी या काकवर्ण। ध्यान रखिएगा, काकवर्ण। ठीक है, तो इस नाम से इसको संबोधित किया गया है। इसकी प्रारंभिक राजधानी भी वैशाली थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसकी भी प्रारंभिक राजधानी वैशाली थी, परंतु इसने क्या किया, जब यहाँ पर दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ, वैशाली में दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे? अच्छा, शासक कौन थे उस समय? कालाशोक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला हमने पढ़ा था, ठीक, क्या पढ़ा था? रावे पाकू, याद कीजिए, रावे पाकू। ठीक, अर्थात राजगिरी पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवंत कश्मीर। शासक कौन थे? अक। ठीक, अर्थात अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। क्लियर है? तो दूसरे बौद्ध संगति का, ठीक, अध्यक्षता किसने किया था? मतलब शासक कौन थे? ये थे कालाशोक थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष अलग चीज है। यहां पर पाटलिपुत्र जो है, अब ध्यान रखिएगा, ठीक, वैशाली के बाद अब क्या बन गया? पाटलिपुत्र। ये जो पाटलिपुत्र है, अब यहां पर स्थायी रूप से भारत की राजधानी बन जाती है। क्लियर है? ठीक, अब यहां पर हम चर्चा कर चुके हैं कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का यहां पर आयोजन हुआ था। अब ध्यान रखिए, कालाशोक के बाद इस वंश का अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन, और इसी नंदीवर्धन की हत्या करता है महापद्मनंद, और अगला वंश की स्थापना करता है नंद वंश। ठीक है, तो इस वंश में 3 शासक हो जाएंगे। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब आ जाएगा हमारा, ठीक, नंदवंश। तो नंदवंश का प्रारंभिक परिचय यहीं से कर लेते हैं कि जो नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मनंद जो है, ठीक, किसकी स्थापना करता है? नंदवंश का। अब ध्यान रखिएगा, ये जो नंदवंश है, ये इतिहास का प्रथम शूद्र शासक थे, यानी शूद्र वंश था। ठीक, ऐसा माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ जो देखिएगा, 2 प्रकार के ग्रंथ है, अलग अलग ग्रंथ जो है, ठीक, महापद्मनंद के वंश के बारे में अलग अलग मत प्रकट करते हैं। फिर भी इतिहास में हम ये सामान्य रूप से, ठीक, पढ़ते हैं कि जो महापद्मनंद था, ठीक, ये जो था, ठीक, दास वंश का था, अर्थात ये क्या था? शूद्र शासक था। क्लियर है? तो ठीक, महापद्मनंद को प्रथम शूद्र शासक के नाम से जाना जाता है। चूंकि इसने, ठीक, क्षत्रियों की हत्या की थी। ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया था? क्षत्रियों की हत्या की थी, इसलिए इसको सर्व क्षत्रिय हंता भी कहा जाता है। ठीक है, और क्षत्रियों की हत्या और कौन करता है? इतिहास में हम पढ़ चुके हैं, रामायण महाभारत के समय में कौन करता है? भार्गव परशुराम। इसलिए इसने भार्गव की भी उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा, किसकी उपाधि? भार्गव की उपाधि। अब भार्गव कौन है? परशुराम। परशुराम ने क्या किया था? क्षत्रियों की हत्या किया था। क्लियर है? इसको अलुंघनी शासक कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अनुलंघित शासक, अर्थात इसकी उल्लंघन कोई नहीं कर पाता था। क्लियर है? इसको क्या कहा गया है? अलुंघित शासक। ठीक है, एक राट, अर्थात जिसका सम्राट जो है केवल एक राट, मतलब एक जगह, मतलब बहुत बड़े, ठीक, भूमि का स्वामी एक शासक, उसी को एक राट कहा गया है। और उसी एक राट को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको कुछ इस प्रकार रहेगा, पृथ्वी का राजा। तो इन आदि नामों से जाना गया। ध्यान रखिएगा, पहला सर्व क्षत्रिय हंता, अलुंघित शासक, भार्गव, एक राट और पृथ्वी का राजा। क्लियर है? कौन है? तो ये है आपके, ठीक, महापद्मनंद। ठीक, ध्यान रखिएगा, उग्रसेन जो थे, उग्रसेन जो है इसको महाबोधि वंश का मानते हैं। किस वंश का मानते हैं? महाबोधि। इस चीज को इसलिए यहां डाला गया है कि इसको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, आगे भी आने की संभावना है। तो यह आपसे कोई पूछेगा कि महाबोधि वंश के, मतलब महापद्मनंद जो है महाबोधि वंश के थे, ये किनका स्टेटमेंट है? तो किसका है? उग्रसेन का। या उग्रसेन ने, ठीक है, महापद्मनंद के वंश का निर्धारण किस आधार पे किया है? तो बताएं कि वो महाबोधि वंश के थे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा,
ठीक, इसके बाद इन्हीं का अगला जो आता है पुत्र, इनका पुत्र आता है घनानंद। ठीक, नंद वंश का अगला शासक घनानंद। घनानंद जो है इस समय ये जो है सबसे इसका जो क्षेत्रफल होता है ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है। ध्यान रखिए, घनानंद जो है अपनी सैन्य शक्ति के ठीक है नाम से बहुत जाना जाता था। इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, परंतु वो पूरी तरीके से भारत नहीं पहुंच पाया था। ठीक, व्यास नदी के पास आके ठीक उसकी सेना जो है वापस चली गई थी। वास्तव में क्या हुआ, भारतीय क्षेत्र में जब सिकंदर की सेना प्रवेश की तो नदी पार करना पड़ता था उनको, तो उसी नदी के पार करने की वजह से ध्यान रखिए वो काफी थक चुके थे। तो व्यास नदी के पास पहुंच के उसकी सेना ने सरेंडर कर दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा वहीं से उसकी सेना जो है जल मार्ग और स्थल मार्ग ठीक अलग अलग मार्गों से वापस चली गई। तो ध्यान रखिएगा सिकंदर और घनानंद ये दोनों समकालीन है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, सिकंदर और घनानंद दोनों क्या है, समकालीन है। ठीक, तो इन्हीं चीज की चर्चा यहाँ करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ठीक, यहाँ है कि सबसे बड़ा सेना रखने वाला यानी सबसे विशाल सेना रखने वाला शासक कौन है अब तक के इतिहास में। अब तक मतलब प्रारंभिक इतिहास से लेकर घनानंद तक के इतिहास में कौन है, ठीक, तो वह है घनानंद। ठीक है, अगला देख लीजिएगा यूनानी जो साहित्य में, ठीक है, यूनानी साहित्य में घनानंद को अग्रमीज जेंद्रोमीज के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यूनानी साहित्य में ठीक है घनानंद का जो नाम का जो वर्णन है ठीक वहां पर अग्रमीज और जेंद्रोमीज नाम मतलब इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और उसका ठीक है कौन है, इसका मतलब इसका अर्थ कौन है, ठीक, तो घनानंद। ध्यान रखिएगा अग्रमीज किसके लिए यूज किया गया है, घनानंद के लिए। जेंद्रोमीज किसके लिए, तो घनानंद के लिए। तो ये जो दोनों नाम है ये घनानंद को संबोधित है। क्लियर है, चलिए ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज की अभी चर्चा कर चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जो है वो भारत पे आक्रमण किया था। क्लियर है, ठीक, तो यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि सिकंदर और ठीक घनानंद ये दोनों समकालीन थे। क्लियर है, चलिए अब ध्यान रखिएगा घनानंद की हत्या कर दी चंद्रगुप्त ने। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है, घनानंद की। अब यहां पर आ जाएगा आपका ठीक मौर्य वंश, क्या आ जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है, वास्तव में ध्यान रखिएगा सिकंदर, ध्यान रखिएगा जब सिकंदर का भारत में आक्रमण का संदेह हुआ किसको, विष्णुगुप्त को अर्थात चाणक्य को, तो वो जो है इनसे मिलने आए थे। ठीक, तो उन्होंने इनका अपमान कर दिया। तो उसी अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्या किया, स्टेब्लिश किया। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की के सहायता से सहयोग से ठीक है चाणक्य जो है आपके घनानंद को पराजित करके ठीक उसको समाप्त कर देता है और उसके स्थान पर यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक, तो यहाँ तक बड़ा सिंपल सा था। अब हम आगे देखेंगे मौर्य वंश के बारे में।